नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे सामान्य हिंदी से। दोस्तों आज का हमारा मॉक टेस्ट रहेगा 22। इससे पहले दोस्तों सामान्य हिंदी से 21 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिसे आप चैनल में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विविध भारती सेवा की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? आपको बताना है विविध भारती सेवा की शुरुआत जो है कब से हुई। ऑप्शन देखिए 1957, 1959, 1975 या फिर 1936। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विविध भारती सेवा की जो शुरुआत हुई वो हुई 1957 में। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है 3 अक्टूबर 1957। ठीक है, ठीक है, 3 अक्टूबर याद रखेंगे। ठीक है, 3 अक्टूबर 1957 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई विविध भारती सेवा की। और यह दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो की एक जो है प्रमुख प्रसारण सेवा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाकर खबर की प्रामाणिकता देना क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए एंकर बाइट, लाइव, एंकर विजुअल या फिर ड्राई एंकर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाकर खबर की प्रामाणिकता देना कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 का राइट आंसर हो जाएगा, इसे बोलते हैं एंकर बाइट। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाठकों को लुभाने वाली या लुभावनी खबरों से परिपूर्ण पत्रकारिता कहलाती है। आपको बताना है दोस्तों, पाठकों को लुभाने वाली या लुभावनी खबरों से परिपूर्ण जो पत्रकारिता होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए खोजपरक पत्रकारिता, पीर पत्रकारिता या फिर वॉच डॉग पत्रकारिता, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए। पाठकों को लुभाने वाली या लुभावनी खबरों से परिपूर्ण जो पत्रकारिता होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दोस्तों पीठ पत्रकारिता। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। पीठ पत्रकारिता आप जानते ही हैं। पीठ पत्रकारिता जो है पत्रकारिता की एक ऐसी शैली है जिसमें तथ्यों के बजाय जो है सनसनीखेज भ्रामक कहानियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि पाठकों का ध्यान खींचा जा सके। इसमें दोस्तों अक्सर ध्यान खींचने वाले शीर्षक का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपका बड़े चित्र हो गए तथा रंगीन कॉमिक्स का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। आंसर करेंगे, आपको बताना है निम्न में पुल्लिंग शब्द है। तो बताइए इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सप्ताह, काया, कुर्सी, हरकत। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का? पुल्लिंग शब्द कौन सा है इसमें? तो 4 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पुल्लिंग शब्द है आपका सप्ताह। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत को जो है सम्मानित किया गया था। आपको बताना है सुमित्रानंदन पंत को सम्मानित किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार से, साहित्य अकादमी पुरस्कार से, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सुमित्रानंदन पंत को सम्मानित किया गया था दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो सुमित्रानंदन पंत को दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में। ठीक है, 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों। किसके लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए मिला था। ठीक है, किसके लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए मिला था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1960 में। 1960 में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। किसके लिए मिला था? कला एवं बूढ़ा चांद के लिए मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में। दोनों चीज़ याद रखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला और साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। ठीक है, ये दोनों पूछे जा सकते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1960 में कला एवं बूढ़ा चांद के लिए, और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1968 में चिदम्बरा के लिए।
ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, निम्न में से कौटिल्य का विलोम है। यहाँ पर बताना है आपको कौटिल्य का विलोम क्या होगा। ऑप्शन देखिए, मादर्व, आर्जव, विघटन या फिर प्रस्फुटन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का कौटिल्य का विलोम बताना है, क्या हो जाएगा। कौटिल्य का विलोम हो जाएगा आर्जव। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए, निम्न में से संकर शब्द कौन सा है। आपको बताना है संकर शब्द कौन सा है इसमें से। मैंने आपको बताया था दोस्तों, संकर शब्द कौन से शब्द होते हैं। वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं उनको हम बोलते हैं संकर शब्द। तो यहाँ पर कौन सा है इसमें संकर शब्द। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर संकर शब्द है आपका चुगलखोर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आपको आंसर करना है, निम्न में अशुद्ध युग्म है। यहाँ पर अशुद्ध युग्म आपको बताना है कौन सा है। पहला देखिए, आलू तुर्की शब्द, कूपन फ्रेंच शब्द, सौदागर फारसी शब्द या पैगंबर अरबी शब्द। क्या हो जाएगा इसमें आपका अशुद्ध युग्म कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, यहाँ पर कूपन की बात करें, कूपन फ्रेंच शब्द है। ठीक है, ठीक है, और सौदागर आपका फारसी शब्द है, ये भी ठीक है। पैगंबर अरबी शब्द है, ये भी ठीक है। यहाँ पर जो आपका अशुद्ध है वो है आलू तुर्की शब्द। ठीक है, ये आपका जो है राइट हो जाएगा, ये अशुद्ध है। आलू जो है दोस्तों ये कैसा शब्द है, ये है आपका पुर्तगाली शब्द। कैसा शब्द है, पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली शब्द है आलू। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, जो विधि के विपरीत हो के लिए वाक्यांश होगा। यहाँ पर बताना है आपको, जो विधि के विपरीत हो इसके लिए वाक्यांश क्या होगा। अलौकिक, अवैध, असंवैधानिक या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो विधि के विपरीत हो उसे हम क्या बोलते हैं, अवैध बोलते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए दोस्तों। दिए गए विकल्पों में से करगल शब्द का अर्थ बताना है। ठीक है, करगल का क्या मतलब होता है। ऑप्शन देखिए, तलवार, तालाब, कुठार या फिर कुंठी। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। करगल शब्द का क्या अर्थ होता है बताइए। तो 10 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, करगल का अर्थ होता है आपका तलवार होता है करगल का अर्थ। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है तलवार की पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये भी साथ में याद रखना है। खड़ग हो गया, ठीक है, कृपाण हो गया, ठीक है, कृपाण। साथ ही साथ दोस्तों आपका शमशीर हो गया। ठीक है, शमशीर। ठीक है, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं तलवार के, इनको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, कवि का अकेलापन के रचनाकार हैं। यानी कि आपको बताना है कवि का अकेलापन जो है ये रचना जो है किसने लिखी है। ऑप्शन देखिए, मंगलेश डबराल, मुक्तिबोध, सुमित्रानंदन पंत या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का, कवि का अकेलापन। साथ ही साथ आपको याद होगा पहाड़ पर लालटेन और घर का रास्ता, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, ये हैं मंगलेश डबराल की। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे कवि का अकेलापन ये रचना किसकी है, ये है मंगलेश डबराल की। ठीक है, बात करें दोस्तों मंगलेश डबराल की, तो यहाँ पर याद रखेंगे मंगलेश डबराल की जो इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था पूछा जा सकता है। तो इनका जन्म हुआ था 1948 में। ठीक है, 1948 में इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, टिहरी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। साथ ही साथ मंगलेश डबराल की कविता संग्रह की बात करें तो इनकी कविता संग्रह है दोस्तों पहाड़ पर लालटेन। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है।
पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? ये है मंगलेश डबराल की। ठीक है, साथ ही साथ घर का रास्ता हो गया, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? कविता संग्रह ये है आपका मंगलेश डबराल की। ठीक है, याद रखना पहाड़ पर लालटेन। ठीक है, पहाड़ पर लालटेन हो गया। ठीक है, घर का रास्ता नोट कर लें इनको, और साथ ही साथ हम जो देखते हैं, और आवाज़ भी एक जगह है। साथ ही साथ लेखक की रोटी हो गया, और कवि का अकेलापन हो गया, ये इनका गद्य संग्रह है। साथ ही साथ साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको कि मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। ठीक है, तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 2000 में। ठीक है, 2000 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किसके लिए मिला ये याद रखेंगे, हम जो देखते हैं। किसके लिए मिला? हम जो हम जो देखते हैं। ठीक है, हम जो देखते हैं के लिए दोस्तों इनको क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 2000 में। ठीक है, इनकी रचनाएं मैंने आपको बता दी, सारी याद रखनी है मंगलेश डबराल की। फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है। ठीक है, साथ ही साथ लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे, निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर आपको बताना है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन देखिए, क्या, कुछ, यह, कौन। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि जिसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा है इसमें से? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और राइट आंसर हो जाएगा यह। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, किनको बोलते हैं? वे सर्वनाम होते हैं जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए। जैसे आपका उदाहरण के लिए, जैसे यह हो गया आपका, यह, ये याद रखेंगे, यह, ये, वह, वे। ठीक है, और यहाँ, वहाँ, यहाँ, यहाँ, वहाँ। ठीक है, साथ ही साथ इस, उस। ठीक है, ये सब किस में आते हैं आपके? ये सारे दोस्तों आपको किस में आते हैं? ये आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में। ठीक है, जहाँ पर आपका जैसे यह है, यहाँ पर यह किताब मेरी है, जैसे आप यहाँ से बनाएंगे, यह किताब मेरी है, तो यह क्या हो जाएगा? यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए, ये हो गया, ये फल मीठे हैं। ठीक है, तो ये फल मीठे हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसी प्रकार आपका वह देखिए, वह लड़का होशियार है। ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा? वह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसी प्रकार वे देखिए, वे बच्चे खेलते हैं, तो वे क्या हो जाएगा इसमें? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ हो गया आपका, यहाँ बैठिए, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसी प्रकार वहाँ की बात करें, वहाँ मत जाओ, तो वहाँ क्या हो जाएगा? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार इस की बात करें, इस आदमी की बात सुनो, तो इस क्या हो जाएगा इसमें? इस हो जाएगा इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम। तो याद रखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? वे सर्वनाम होते हैं जो किसी निश्चित वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। ठीक है, तो सी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित पहली कविता थी। तो आपको बताना है दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित पहली कविता कौन सी थी। ऑप्शन देखिए, तोड़ती पत्थर, सच है, बादल राग, या फिर जूही की कली। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित पहली कविता थी दोस्तों जूही की कली। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का। और निराला की बात करें दोस्तों, निराला की रचनाओं की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसे अनामिका हो गया, परिमल हो गया। ठीक है, किसकी रचनाएं हैं? ये आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, राम की शक्ति पूजा। ठीक है, अप्सरा, अलका, ये सारी किसकी रचनाएं हैं? निराला की रचनाएं हैं दोस्तों, इनको याद रखेंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। पहली कविता पूछी गई है, तो पहली कविता थी जूही की कली।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, बालू से रेत निकालना मुहावरे का अर्थ बताना है। बालू से रेत निकालना, ऑप्शन देखिए, बहुत शक्तिशाली होना, असंभव को संभव करना, साफ साफ झूठ बोलना, या सामने ही बेवकूफ़ बना देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालू से तेल निकालना। बालू से तेल निकालना क्या हो जाएगा? असंभव कार्य है दोस्तों, बालू से तेल निकालना, तो क्या हो जाएगा? असंभव को संभव करना। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 14 का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें और आज का आखिरी क्वेश्चन 15 का आंसर कीजिए। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन देखिए, छ, ज, चौ या टौ। क्या हो जाएगा राइट आंसर? महाप्राण और अल्प प्राण मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का? मैंने बताया था आपको, जो आपको मैंने स्पर्श व्यंजन बताए थे, जिसमें आपको मैंने वर्ग बताए थे, ठीक है, चौ वर्ग, टौ वर्ग, तौ वर्ग, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है, अल्प प्राण जो होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ग होता है वो आपका अल्प प्राण में आता है, ठीक है, अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा जो है आपका वर्ग जो है ये आता है महाप्राण में, ठीक है, महाप्राण, ठीक है, दूसरा और चौथा। जैसे यहाँ पर देखिए, जौ नहीं होगा, ठीक है, जो पहला है, ये भी नहीं होगा, चौ भी नहीं होगा, चौ, छो, जो, ठीक है, टौ, ठो, ये सब पहले दे रखें। आपका यहाँ पर ये क्या आ जाएंगे? जैसे आपका टौ है, टौ आपका किस में आ जाएगा? अल्प प्राण में आ जाएगा। चौ भी अल्प प्राण में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो महाप्राण है वो है आपका छौ, ठीक है, छौ, यानी कि चौ के बाद आता है चौ, छो। तो दूसरा और चौथा मैंने बताया आपको किस में आता है? ये आता है महाप्राण में। और अल्प प्राण में आता है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग, ठीक है। इसको मैंने पहले भी आपको बताया है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 15 क्वेश्चन सामान्य हिंदी से। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।